उद्योग की बात रूंगटा जी के साथ। न्यूज फर्स्ट चैनल पर आप सभी को नमस्कार। जिस तरह से मानसून की जो संभावनाएं बताई गई है, शुरू में जुलाई की बहुत अच्छी बरसात हुई। अब बरसात के लोग लाले पड़े हुए हैं। फिर से मौसम विभाग ने कहा है कि 20 जुलाई के बाद बरसात हो सकती है। और जो किसानों ने कोई पेरनी की थी, अब बेचारे परेशानी में आ गए हैं। और उसके लिए विधायक सुधीर मुनगंटीवार जी ने खुद मुख्यमंत्री से और कई आमदार ने सदन में ये प्रश्न उठाया कि किस तरह से इस बार किसानों को मदद की जाएगी, और जो आज उनके पास जल संचय साधन है वो किस तरह से उनको दिए जाएंगे। क्योंकि आज विदर्भ जो हमारे 11 जिलों में है वो कृषि प्रधान ही है, जैसे हम पहले भी कह चुके हैं। तो यहाँ पर जो प्रमुख फसल है, चावल है, सोयाबीन है, उसके साथ कॉटन है, दाल है, ये सभी तभी हो सकते हैं जब उनको सही प्रमाण में बरसात मिले, और उसका राह वो देख रहे हैं। तो उम्मीद है कि जब तक हम चैनल में आपके द्वारा पहुंचे तो बरसात का मौसम बन जाएगा और लोगों तक बरसात पहुंच जाएगी। हम देवेंद्र फडणवीस जी का भी सम्मान करना चाहेंगे कि उन्होंने पहले 2 लाख तक का जो कर्जा था वो किसानों का माफ किया। अब 6.5 हॉर्स पावर के जिनके पंप है, जो उनके थक बाकी थे, करीब 46,000 करोड़ रुपए कल उन्होंने माफी दी है। तो ऐसा लगता है कि किसानों को मजबूत करने के लिए सरकार लगी हुई है। लेकिन कर्ज माफी से ये कोई पर्याय नहीं होता। अगर कर्ज माफी देते रहे तो किसान भी एक ऐसी स्थिति में आ जाएगा कि उसको लगता है कि अगर सरकार मुझे बार बार कर्ज माफी करती है, क्यों नहीं उसका सहारा लिया जाए। आज किसान को मजबूत करना है। आप उसको अलग से ऐसा एक मदद दीजिए जिससे कि वो उठ सके, जो फसल लगा सके। आज जो फसलें जो उनके एक ही फसल पे जिंदा रह रहा है, जिससे से आपने बीच में जो नदी जोड़ने का प्रकल्प लिया था, तो वो प्रकल्प शीघ्रता से होना चाहिए। नदी जोड़नी चाहिए, बड़े बड़े तालाब, मामा तालाब बनानी चाहिए, जिससे कि किसानों को उसका फायदा मिल सके। और दूसरा, किसानों को उद्योग के पास भी ले जाना चाहिए कि जो उनकी फसल है वो उद्योग तक सही भाव मिल सके और उनका काम हो सके। तो किसानों को माफी दी जा रही है, तो सरकार दूसरी तरफ क्या करती है, लघु मध्यम श्रेणी के जो उद्योग है उनके बिजली की दरें बढ़ा देती है। आज पूरे महाराष्ट्र में देखा जाए तो जो बिजली की दरें हैं सबसे ज्यादा है। तो जो अभी सरकार ने माफी की है, मेरा मुख्यमंत्री जी और उनके सहयोगी से अनुरोध है कि वे बिजली के दर न बढ़ाते हुए बिजली के दर कम करे। एक प्रमुख कारण ये भी आता है कि जब बिजली की दरें बढ़ जाती है तो वहां पे जो किसानों के पास जो उद्योग होते हैं वो चल नहीं पाते और मरण अवस्था में आ जाते हैं, क्योंकि बिजली की दरें इतनी महंगी है कि वो वहाँ पे छोटे छोटे उद्योग आगे नहीं आ पाते, और जो उसका वहाँ पे तरुण उद्योजक है वो उसका सहारा होते हुए बड़े शहरों में रोजगार के लिए चले जाता है। तो ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि सरकार को, ठीक है हम किसानों का वोट मानते हैं, सरकार को मिलता है, किसान बहुत मेहनत करते हैं, फसल देते हैं, अन्नदाता है, लेकिन वो साथ साथ में अन्नदाता उससे भी जुड़ा हुआ है जो वहाँ का उद्योजक है, जो उसकी फसल लेता है, जो उसमें तो कई तरह के जैसे जिनिंग करता है, प्रेसिंग करता है, उसके साथ साथ दानों को साफ करता है। तो इस तरह से उसका पर्याय उद्योग तक बन के वो गाँव में रहकर काफी काम करता है, और वहाँ पे उसके कारण कई तरह के रोजगार के साधन भी बने हुए हैं। सरकार ने सोचना चाहिए कि बिजली के दर जिस तरह से बढ़ाई है, एक तरफ आप किसानों को माफी देते हैं तो सूक्ष्म उद्योग भी एक छोटा सा उद्योग है जो चलने में बहुत गांव गांव में लगा हुआ है। तो सरकार को चाहिए कि अगर सरकार एक तरफ माफी देती तो उनको भी सहारा देकर उनके भी दरें कम करनी चाहिए। हम चाहते हैं कि सरकार सभी घटक को लेकर चलती है तो सभी का फायदा होता है। सबका विकास सबका साथ, ये हमारे मोदी जी का नारा है, और उसमें किसान के साथ साथ छोटे उद्योग जो उनके आश्रित है उनका भी फायदा होगा। गांव में उद्योग आएंगे, गांव में उद्योग बढ़ेंगे, इसका फायदा देवेंद्र जी जरूर मिलेगा। दूसरा, कुछ लोग एक ऐसी कहानियां बना बना के चला रहे हैं कि देवेंद्र जी का मुख्यमंत्री से जाना तय है। यहाँ पर कोई दूसरा मुख्यमंत्री आएगा शायद, उनको दिल्ली में ये संभावना हो गई है। पता नहीं कहाँ से वो खबरें लाते हैं। अरे देवेंद्र जी हमारे विदर्भ के प्रतीक है, महाराष्ट्र के सम्मानीय है, और उनके कारण बहुत सारा विकास हुआ है। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे कि कुछ कमियां आती है, तो हर इंसान में कुछ ना कुछ कमियां होती है, भगवान में कुछ कमियां रहती है। तो उसको नजरअंदाज करते हुए जो आज विकास विदर्भ में हुआ है, एक तब उसमें एक ये बात किया गया था कि गुजरात में उद्योग जा रहे हैं। आज 4 साल में देखिए किस तरह से महाराष्ट्र में सपाटे से उद्योग आ रहे हैं। तो हर उद्योजक को देवेंद्र जी खींचे में लगे हुए, दावोस में जाते हैं, मुंबई में चर्चा करते हैं। तो जितना सशक्त देवेंद्र जी महाराष्ट्र में है, उनके बराबर आज कोई भी सशक्त मुख्यमंत्री नहीं है। जिस तरह से सबको लेकर वो विकास कर रहे हैं, तो उनपे ये इल्जाम लगाकर बार बार ये कह कर कि देवेंद्र जी ने अधिवेशन में ऐसा किया, उसके कारण उनको अपना मुख्यमंत्री पद से जाना पड़ेगा, यह सब संभावनाएं आप अटकलें मत लगाइए। देवेंद्र जी है तो विदर्भ का विकास है, विदर्भ का विकास आगे जाता रहेगा। उसी तरह हमारे विदर्भ के विकास पुरुष, जिनको भारत में रास्ते जोड़ने के नाम से जाना जाता था, आज 12 साल पहले रास्ते की हालत क्या थी, बड़े बड़े खड्डे थे। अरे कुछ गड्ढे थे, रास्तों में गड्ढे पड़ गए। अरे इतना, जब इतना माइलेज रोज बनते जा रहा है और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हो रहा है,
और कहीं कुछ गड्ढे हो गए, कुछ खामियां से बन कॉन्ट्रैक्टर की, क्या कुछ कुछ ऐसे टेक्निक के कारण से गड्ढे बन गए, क्या नितिन जी उसके लिए जवाबदार है? नितिन जी एक ऐसे नेता है कि जो देश को जोड़ रहे हैं, हर रास्ते से जुड़े हैं, उनके साथ चाहे आज विपक्ष भी हो काफी जुड़ा हुआ है। आज देश की पहचान जो हुई है रोड के कारण, उनको रोड करी भी बोलते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने उनके साथ, ट्रम्प के साथ कई कई तरह की बातें बनाकर ये जो की गई है वो शोभनीय नहीं है। आज गड़करी जैसे देश का विकास में अपने योगदान दिया है, दूसरा इथनॉल के बारे में उनको टीका टिप्पणी की जाती है। आज 20 बिलियन लीटर इथनॉल बनाया जा रहा है, उससे हमारी कितनी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो रही है। आज हमारे कितना फॉरेन एक्सचेंज बच रहा है। अगर जिसको पेट्रोल में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि इथनॉल मिश्रित है, अरे प्योर पेट्रोल नहीं मिलता है तो वो क्यों नहीं ले लेते? क्यों ये कहते हैं कि हमारी गाड़ियां खराब हो गई के कारण हो गई? इथनॉल में सभी गाड़ियों ने कहा है कि 20 के काफी कंफर्टेबल है, उसमें कोई खराबी नहीं हुई। कहीं थोड़ी तकनीकी के कारण कुछ उसमें खराबी हो जाती है, वो इथनॉल पे दोष न दे। इथनॉल E20 सर्टिफाइड है, उसको पेट्रोलियम मिनिस्टर ने भी ये कह दिया है। तो इस तरह कहते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि नितिन जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, उनको मंत्रिमंडल से बाहर किया जा रहा है। अरे ऐसी बेतुकी बातें न करें, जो विकास पुरुष है उसको विकास में ले जाना है। जो इथनॉल की उन्होंने क्रांति देश में की है, और ये कहते हैं कि उनके बच्चे की इंडस्ट्री है। अरे बच्चा कितना बना रहा है? 20 बिलियन लीटर में मुश्किल से वो बिलियन तक भी नहीं पहुंचा है। तो उस पर किस तरह के आरोप करना अच्छे नहीं है। आज जो हमारी पेट्रो डॉलर में जो देश की मुद्रा जारी है, उसको बचाने के लिए जो नितिन जी काम कर रहे हैं वो प्रशंसनीय काम है। उसके लिए हम उनका समर्थन करते हैं। हम चाहते हैं कि इथनॉल और जैसे बाकी जो ब्रांडिंग कर सकते हैं, जितनी विदेशी मुद्रा बचती है हमारा देश उससे उतना सशक्त होता है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अश्विनी वैष्णव जी ने एक क्रांति ला दी है। सेमी कंडक्टर में कई बिलियन डॉलर का उन्होंने एक इंसेंटिव दी है, जिसके तहत वहां पर सेमीकंडक्टर 2.0 के अंतर्गत बहुत सारे इंडस्ट्रीज इस देश में आ जाएगी, जिससे आज हमारा देश मजबूत होगा। जिस तरह से कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश मजबूत हुए हैं सेमीकंडक्टर के लिए, चाइना भी काफी मजबूत हुआ है। अब स्थिति रहेगी कि भारत भी एक्सपोर्ट करना शुरू कर देगा। जितनी रिक्वायरमेंट मोबाइल इसमें लगती थी, अब ये देश की स्थिति बन जाएगी। हमें उम्मीद है कि जो अभी हाल ही में जो अश्विनी वैष्णव जी ने अपने मंत्रित्व पद में जो ये घोषणा की है, वो निस्संदेह स्वागत है। उसी तरह मोबाइल के लिए भी उन्होंने योजनाएं काफी दी है, इसके अंतर्गत मोबाइल भी देश में बहुत सस्ते हो जाएंगे, आम तक मोबाइल पहुंच जाएंगे। और फर्टिलाइजर में भी नई पॉलिसी दी गई है। जिस तरह से फर्टिलाइजर में हमारा करीब 50-60 हजार करोड़ का बजट जाता है, उसके अंतर्गत इस देश में ही यहाँ पर लोगों से प्रोक्योरमेंट करने सरकार ने ऐसी योजनाएं बनाई है, जिससे लोकली यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़े। तो 10 मिलियन टन का जो फर्टिलाइजर का जो बाहर से हमें इम्पोर्ट करना पड़ रहा था, आने वाले समय में वो इम्पोर्ट नहीं करना पड़ेगा। उससे हमारा इम्पोर्ट बिल भी रुकेगा। सरकार हर क्षेत्र में एक ऐसा स्टेप ले रही है जिसके अंतर्गत यहाँ पर फायदा हो, उसका फायदा हमारे महाराष्ट्र को भी और विदर्भ को भी मिलेगा। उम्मीद है कि जो सेमीकंडक्टर है, मोबाइल है, फर्टिलाइजर है, इससे इसकी सुदृढ़ता आएगी, उससे विदर्भ का फायदा होगा। हम चाहते हैं अमरावती रीजन के लोगों को कि वे भी सरकार पे दबाव बनाए। जिस तरह से नागपुर रीजन का विकास हो रहा है, अमरावती रीजन के सभी संगठन ने चाहिए, वहाँ के नेताओं ने चाहिए कि सेमीकंडक्टर, फर्टिलाइजर, इस तरह के जो प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, वो लाने चाहिए, जिससे रोजगार बढ़ेगा। हम देखते हैं कि अमरावती के रीजन में वहाँ के जो लोग हैं वो इतनी निष्ठा से काम कर रहे हैं कि उसके कारण वहाँ पे उद्योग बहुत कम आ रहे हैं। उसके लिए वहाँ के औद्योगिक संगठनों को आगे आना पड़ेगा, सरकार पे दबाव बनाना पड़ेगा कि जिस तरह से नागपुर रीजन का विकास हो रहा है, सेम लाइन पे हम अमरावती का विकास करें, क्योंकि अमरावती के लोग भी हमारे ही लोग हैं, हमारे विदर्भ के पार्ट है। हम चाहते हैं कि जो सुजलाम सुफलाम जो विकास होता है, तो अगर इस क्षेत्र में होता है तो उसका फायदा हमारे निसंदेह अमरावती और नागपुर को होता है। तो हम महाराष्ट्र में एक टॉप इकोनॉमी में जा सकते हैं। पूर्व वित्त मंत्री और विधायक सुधीर जी मुनगंटीवार विकास के लिए लगे हुए हैं। आज विधानसभा में उन्होंने कई प्रश्न उठाए, जनता के प्रश्न, उद्योगों के प्रश्न, उन्होंने काफी सफलता प्राप्त की है। मुख्यमंत्री भी उनकी हर बात को मानते हैं। और जो उन्होंने हमारे जो विदर्भ सबसे ज्यादा ओबीसी है, उसके लिए उन्होंने प्रमुखता से ये किया है कि छात्रावास ग्राम ग्राम क्षेत्र में होना चाहिए, हर ग्रामीण क्षेत्र में होना चाहिए। आज उस ग्रामीण क्षेत्र के ओबीसी के बच्चे शहरों में आते हैं तो उनको वहां पर निवास नहीं मिल पाता, इसलिए उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती। वो सबसे बड़ा एक खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है। तो ये हो गया है कि ओबीसी के बच्चे गाँव में रहेंगे और वहां पे पढ़ाई करेंगे तो आगे जाएंगे, और हमारा जो बच्चा आज पुणे, मुंबई, बाकी के शहरों में जाता है, वो वहां पे न जाके वही गाँव में रहकर विकास करेगा। इसके लिए सुधीर मुनगंटीवार जी को निसंदेह बहुत धन्यवाद देते हैं। हम कॉर्पोरेट सेक्टर में कई बार ये कह चुके हैं सरकार ने कि मिनरल बेस यहाँ पर राज्य शासन ने कॉर्पोरेट सेक्टर आना चाहिए। स्टील सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर है, जो हमारे पास मिनरल है, उसका फायदा हमारे सन ऑफ सॉइल को फायदा होगा। जो शेतकरी का बच्चा है
वो भी एक उद्योजक बन सकता है। जिस तरह पश्चिम महाराष्ट्र में शुगर इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल है, डेयरी है, क्योंकि वहाँ पर एग्रीकल्चर था, वहाँ पे कृषि थी, उनको सुविधा की। लेकिन हमारी तरफ बाहर के लोग आकर उद्योग लगा रहे हैं, तो उन्हें जरूरी है कि उनके बीच में प्रतिस्पर्धा के तौर पर अगर वहाँ के शेतकरी के बच्चे वहाँ के ट्रेडर से आकर लगाते हैं तो कॉर्पोरेट सेक्टर पे स्टील उद्योग लग सकते हैं। इस तरह का एक प्रोजेक्ट हम देवेंद्र फडणवीस जी को दे रहे हैं। उम्मीद है कि देवेंद्र फडणवीस जी गढ़चिरौली और चंद्रपुर में जो वहाँ के आदिवासी या लोग जो वहाँ के क्षेत्रों में आबाद हैं उस मिनरल्स पे लगाते हैं, तो प्राथमिकता देकर सरकार ने निस्संदेह कॉर्पोरेट सेक्टर में लोन देकर उद्योग लगाना चाहिए। उसी तरह से कोल गैसिफिकेशन के बारे में भी सरकार ने तत्परता से उनको सहयोग देना चाहिए। जो उनकी असुविधाएं, जो उनके समस्याएं, वो लेना चाहिए। स्टील इंडस्ट्री जो आ रही है उस तरह से भी उनको निजात दिलानी चाहिए, जिस तरह से जमीन जल्दी से जल्दी एक्वायर हो, किसानों का फायदा हो, वहाँ पे रोजगार बने। हमें उम्मीद है राज्य शासन जो आपके सामने कह रहे हैं निस्संदेह उसको संज्ञान ले रही है। और मेरे कई जो उद्योजक हैं, हम इस चैनल तक आपके द्वारा पहुंच रहे हैं। हमारे 100वां चैनल भी आपका पॉडकास्ट पहुंचा है, तो हम चाहते हैं कि इस पॉडकास्ट में हमें आपके बहुत सहयोग की जरूरत है। हम अपने आर्थिक दृष्टि से एक चैनल बना रहे हैं। अगर कोई सुदृढ़ उद्योजक या जो बड़ी इंडस्ट्रीज है इस चैनल को सपोर्ट करना चाहता है, इस पॉडकास्ट को सपोर्ट करना चाहता है, तो सदैव हम स्वागत करते हैं कि बड़े शहरों में इस ऐसे पॉडकास्ट को यहाँ पर सपोर्ट किया जाता है। तो हमारा आपसे विशेषता अनुरोध है, गणेश चतुर्थी आ रही है, बड़े त्योहार आ रहे हैं, निस्संदेह हमारे पॉडकास्ट को आप ये समर्थन देंगे, क्योंकि एक पॉडकास्ट और चैनल को चलाने के लिए काफी धन लगता है, वो हम हमारी तरफ से कर रहे हैं। अब आपके भी हमें आर्थिक सहयोग की जरूरत है। हमें उम्मीद है आप इसके लिए जरूर से तत्परता दिखाएंगे। अब हम पुनः आपको अगले संस्करण में मिलेंगे। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें